हेलो एवरीवन, मैं दिनेश कुमार यादव, कॉन्ट्रेक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर, डिग्री कॉलेज जगन्नाथपुर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। आज का ये वीडियो क्लास सेमेस्टर 5th के अभ्यर्थियों के लिए है, जिसमें हम लोग 11वां पत्र स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि सांख्यिकी विश्लेषण के अंतर्गत प्रायिकता के बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक से एग्ज़ाम्स में लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में और ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। आपके सिलेबस में एक यूनिट सिर्फ प्रोबेबिलिटी, 5वां यूनिट में सिर्फ प्रोबेबिलिटी पढ़ना है, जिसमें थ्योरी और इसका न्यूमेरिकल पोर्शन को पढ़ना है। जिस चीज़ को आज हम पढ़ने जा रहे हैं ये प्रायिकता का थ्योरी पोर्शन है, तो आप ध्यानपूर्वक से इसे देखिएगा, सुनिएगा। तो आइए जानते हैं ये प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता क्या है। ये प्रायिकता मतलब किसी घटना के घटित होने की संभावनाओं को व्यक्त करता है, यानी कि कोई घटना घट रहा है तो वह कितनी बार या किस प्रकार से घटित होगा, इस चीज़ को ये डिनोट करता है, यानी कि ये घटना की संभावना क्या है, कोई भी घटना घटने का संभावना क्या है। तो इसको सर्वप्रथम 17वीं शताब्दी के कुछ जुआरियों ने इसका प्रयोग किया था अपनी जुआ में जीतने के लिए, यानी कि ध्यान दीजिएगा 17वीं शताब्दी के कुछ जुआरी थे जिन्होंने ये भाग्य देवी या अंधविश्वास पर आस्था रखते हुए इन्होंने क्या किए, जो जुआरी थे इन्होंने अपने जुए जीतने के अवसरों के संबंधित समस्याओं का समाधान करने के लिए तत्कालीन प्रसिद्ध गणितज्ञों के पास भेजे जाते थे। उस शताब्दी में इस सिद्धांत का जन्म हुआ, जबकि फ्रांसीसी रईस एंटोइने गोम्बाल्ड जो थे इन्होंने क्या है, और इसके साथ साथ में जिसे चैम्बलेर डी मेरे के नाम से जाना जाता था, तो इन्होंने अवसर के खेल में कुछ प्रश्न उठाए, विशेषकर एक जोड़ी पासे को 24 बार फेंकने के बाद एक जोड़ी पासे को 24 बार फेंकने में 2-6 आने की संभावना क्या है। 24 बार फेंकने पर 2 छक्का आने का क्या संभावना है, इस तरह की सवाल इन्होंने उठाए। तो डी मरे ने इस प्रश्न फ्रांसीसी युवा गणितज्ञ ब्लेसे पास्कल के सामने उठाया, जिसने उस पहेली का हल निकाला। 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में अवसरों के नियमों का अध्ययन करने के लिए जुआरियों की सहायता की आवश्यकता नहीं रही। विषय में बौद्धिक रुचि जागृत हो गई तथा अनेक विद्वानों द्वारा स्वतः ही प्रायिकता क्षेत्र में अध्ययन जारी रखा गया तथा 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में फ्रांस के प्रसिद्ध गणितज्ञ लाप्से तथा जर्मनी गणितज्ञ गॉस ने इस सिद्धांत के ज्ञान में महत्वपूर्ण वृद्धि की। तो इस प्रकार से इसका ये विस्तार हुआ। तो ये आप बेसिकली एक सिंपल से शब्दों में जान लीजिए, इसका प्रायिकता का मतलब होता है कि किसी भी घटना का घटित होने की क्या संभावना है, मतलब कितनी बार एक घटना घट सकती है, ये सब चीज़ की संभावनाएं समस्या को सुलझाने की कार्य करते हैं। आइए इसकी अवधारणा को जानने का प्रयास करते हैं। पहला अवधारणा है दैव प्रयोग, रैंडम एक्सपेरिमेंट। प्रायिकता घटनाओं के परिणामों जैसे दैव प्रयोग करने के लिए ज्ञात की जाती है। प्रयोग शब्द का अर्थ रसायन शास्त्र अथवा भौतिक शास्त्र की अपेक्षा सांख्यिकी में अधिक विस्तृत है। उदाहरण के रूप में आप में ले लीजिए, सिक्का उछालना एक सांख्यिकी प्रयोग है। एक सिक्के, एक कॉइन को उछालेंगे तो क्या है, वह सांख्यिकी प्रयोग है। प्रयोगों के 2 गुण होते हैं। क्या होता है, प्रत्येक प्रयोगों के कई संभव
परिणाम होते हैं जिन्हें पहले से ही स्पष्ट किया जा चुका है। दूसरा क्या है, प्रत्येक के परिणाम के बारे में हम अनिश्चित होते हैं। सिक्का उछालने में यह स्पष्ट किया जा सकता है कि सिक्का चित आएगा या पट गिरेगा, मतलब चित या पट आने की संभावना होती है। यह निश्चित रूप से हम नहीं कह सकते हैं सिक्के की अमुक उछाल में यह चित गिरेगा या पट गिरेगा। इस प्रयोग सब इसलिए प्रयोग में लाते हैं क्योंकि परिणाम तो अभी निश्चित किया जा सकता है तथा दैव यह स्पष्ट करता है कि कोई विशेष परिणाम अनिश्चित होता है। दूसरा है समान रूप से घटने वाली घटनाएं, यानी कि ये अगर दो कॉइन को उछालते हैं तो ये समान रूप से घटने की घटना, यानी कि प्रायिकता सिद्धांत ये विवरण में देने में है कि समान रूप से घटने वाली घटनाएं वाक्यांश का प्रयोग किया जाता है। ये वे घटनाएं हैं जिसमें से कोई एक घटना घट सकती है। जैसे दो सिक्के जब हम उछालेंगे या एक सिक्के उछालेंगे तो इसमें या तो चित आएगा या तो पट आएगा। एक ही तो आ सकता है, दोनों तो नहीं आ सकता है। एक सिक्का उछालने में या तो चित आएगा या तो फिर उसी तरह अगर कहीं दूसरा हम उछालते हैं तो उसमें भी चित आने की संभावना, चित आएगा या तो पट आएगा। यानी कि दो सिक्के जब हम उछालेंगे तो क्या होगा, एक बार हो सकता है कि इसको ऐसे समझिए, पहला कॉइन में क्या हो, हेड एक बार में आ सकता है या तो टेल आ सकता है, या तो दूसरा में भी हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, या तो दूसरा ऐसे भी आ सकता है, या तो टेल आएगा या तो हेड आएगा, टेल या हेड आएगा, मतलब ये होने की संभावना होता है। प्रतिदर्श समूह, इसके अंतर्गत क्या होता है, किसी प्रयोग का प्रतिदर्श समूह सभी संभव परिणामों का समूह होता है। एक सिक्का उछालने में केवल दो ही परिणाम होते हैं, चित या पट। एक सिक्का जब हम उठाएंगे या तो चित हेड आएगा या तो टेल आएगा आता है। प्रतिदर्श समूह में हेड या टेल, अगर हम एक पासे को फेंकते हैं तो पासे में क्या 6 साइड होता है, पासे में 6 साइड होता है, 6 तरफ फलक होता है, तो 1 2 3 4 5 6, तो इन्हीं में से कोई एक आएगा। अगर हम इसे एक पासे को फेंकेंगे तो क्या होगा, 6 में से ही कोई एक आ जाता है, हो सकता है 1 आ जाए, हो सकता है 3 आ जाए, हो सकता है 6 आ जाए, हो सकता है 4 आ जाए, मतलब कुछ भी आ सकता है, कोई एक ही लेकिन आएगा, है ना। तो ये बताता है प्रतिदर्श समूह में क्यों दिया गया प्रत्येक परिणाम अवयव या प्रतिदर्श बिंदु कहलाता है। यदि दो सिक्कों को एक साथ एक बार उछाला जाए तो प्रयोग में देख लीजिए यहाँ परिणाम इस प्रकार, अगर दो कॉइन को, एक कॉइन और दूसरे कॉइन को एक साथ उछाला जाए तो क्या होगा कि कॉइन ए में जो हो सकता है हेड आ जाए, कॉइन दूसरा कॉइन में भी हेड आने का संभावना बन सकता है, हो सकता है कॉइन ए में टेल आ जाए और इसमें भी टेल आने का संभावना बन सकता है, तो कुछ भी बन सकता है। यानी कि एक कॉइन को उछालेंगे तो इसका हेड और इसका भी हेड आ सकता है, देख लीजिए, हो सकता है इसका हेड आएगा तो इसका टेल आ जाए, ठीक ना। तो इस प्रकार से एक का हेड, आप इस तरह से आप देख लीजिए, यहाँ पे संभावना को देख लीजिए, पहला कॉइन या तो हेड आएगा, दूसरा कॉइन भी हेड आ सकता है, पहला कॉइन हेड आया तो दूसरा टेल आ सकता है, पहला कॉइन टेल आया तो दूसरा हेड आ सकता है, और पहला कॉइन जो है वो क्या होगा, हेड आएगा तो दूसरा भी हेड आ सकता है। यानी कि हेड आने की 2 बार संभावना बनता है, टेल आने का भी 2 बार संभावना बनता है। इस प्रकार से देखिए कर सकते प्रतिदर्श समूह हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल आने की संभावना बनता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये दो कॉइन को अगर उछालते हैं तो हेड हेड टेल हेड टेल टेल हेड और टेल टेल आ सकता है। अब अगर यदि दो पासे को एक साथ हम फेंकें, जो लूडो हम खेलते हैं उसमें जो वो गोटी जो होता है जिसको हम गोटी कहते हैं, है ना, वो जो उसे अगर पासे, उसी को हम पासे कहते हैं, पासा उसी को कहते हैं जो हम लूडो के साथ खेलते हैं, जिस गोटी के माध्यम से जब हम उसको फेंकते हैं तो क्या होता है
कि संभावना ये बन सकता है, इधर क्या कहता है एक का है, इधर हम एक का ले लिए हैं फर्स्ट डैश का, और दूसरा का हम ले लिए हैं इधर, दूसरे पासे को हम इधर लिए, पहले पासे को इधर ले रखे हैं। अब ध्यान दीजिए, इसमें हो सकता है कि पहला का 1 आए तो दूसरा का भी 1 आ सकता है, हो सकता है पहला का 2 आए तो पहला का 1 आ सकता है, पहला का 3 आए तो दूसरा का 1 आ सकता है, पहला का 4 आए तो दूसरा का 1 आ सकता है। यानी कि यहाँ दूसरा का 1 आने का संभावना बनता है, ये 5 6 भी आ सकता है, ये 1 आ सकता है, हो सकता है इसका 1 2 3 4 5 6 तक आ सकता है, यहाँ 2 2 आ सकता है सबका बी का। तो इस प्रकार से ये जो संभावनाएं हैं, ये जो संभावना है दोनों पासे फेंकने के साथ क्या होता है, संभावना का परिणाम क्या होता है, 36 बार आने का, 6 है तो 6 बार आने का संभावना बनता है। तो इस प्रकार से हम पासे के साथ हम कर सकते हैं। दूसरा घटना है, ये घटना है, यानी कि इसका जो ये क्या कहते हैं, एक आधारभूत इसका जो अवधारणा है वह घटना है। एक घटना प्रतिदर्श समूह सैंपल स्पेस का एक अवयव होता है। एक घटना सरल घटना कहलाती है यदि उसमें केवल एक ही अवयव होता है, यदि उसमें एक से अधिक अवयव होता है तो उसे संयुक्त या मिश्रित घटना कहते हैं। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि संयुक्त घटना में 2 या अधिक सरल घटनाओं का समावेश होता है। पांचवा है इसका अवधारणा कि पारस्परिक अपवर्जी घटनाएं हैं, यानी कि पारस्परिक अपवर्जी घटना वे घटनाएं होती है जिसके घटने पर अन्य घटनाओं के घटने की संभावना समाप्त हो जाती है, तथा इसके विपरीत भी यही होता है, यानी विपरीत भी घटना घटने पर पूर्व घटना के घटने की संभावना समाप्त हो जाती है। अगला है स्वतंत्र घटनाएं। अगला क्या है, स्वतंत्र घटनाएं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। यदि किसी घटना की घट जाने में से आगे किसी घटना की घटने पर प्रभाव नहीं पड़ता तो ऐसी घटनाएं स्वतंत्र होती है। जब 2 घटनाओं का प्रभाव एक दूसरे पर नहीं पड़ता है तो वे घटनाएं स्वतंत्र होती है। उदाहरण के लिए एक बार सिक्का उछालने के परिणाम का प्रभाव दोबारा सिक्का उछालने के परिणाम पर नहीं पड़ता है। मतलब कि कह सकते हैं कि ये जो है स्वतंत्र के अंतर्गत, अगर यहाँ पे आपको दिया है यदि 2 घटनाओं का प्रभाव एक दूसरे पर नहीं पड़ता है तो ये घटनाएं स्वतंत्र होती हैं। और जैसे कि हम कह सकते हैं कि 52 की पत्ते की एक ताश की गड्डी है, ताशे की गड्डी है, इसमें से एक बादशाह निकलने की क्या संभावना है, तो बादशाह कितना होता है, उसमें 4 होता है, तो 4/52 हो जाएगा, जिसमें से एक बादशाह निकलने का 1/52 हो जाएगा। अगर कहीं आपको पूछा जाए सिर्फ बादशाह निकलने की संभावना तो क्या हो जाएगा, 4 बादशाह आ जाएगा 4/52। अगर कहीं कर दे कोई कलर कर दे या तो काला पान का बादशाह कर दे तो 1/52 हो जाएगा। ये एक 52 में से एक निकल गया तो ये क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया। और अब क्या है कि अब कोई अगर कहीं कहे कि दूसरा निकले तो पहला को डाल दिया जाता है, यानी कि यहाँ ये हो रहे कि अगर क्वेश्चन आपको पूछे या अथवा, ध्यान दीजिए क्वेश्चन में हम क्लियर करेंगे इस चीज़ को, यानी कि कहे कि अगर एक ताश की गड्डी में से एक बादशाह या एक एक्का आने की क्या संभावना है, तो या शब्द जो है अथवा ये स्वतंत्र को बतलाता है। वहीं आश्रित में क्या होता है, आश्रित जब होगा तो आश्रित के अंतर्गत क्या होगा कि एक बादशाह मानी कि 1/52। अब क्या होगा कि इसमें क्या होता है, एवं रहेगा, एक बादशाह निकलने की संभावना या नहीं, एवं एक लाल पान निकलने की संभावना,
लाल पान की बादशाह निकलने की संभावना। तो एक इसमें घट गया तो क्या होगा, एक लाल पान की होने का संभावना क्या, लाल पान में एक ही बादशाह होता है, 1/52 नहीं 1 हो जाएगा क्योंकि एक निकल चुका। और उसमें क्या होता था, स्वतंत्र में ये एक जो निकला था वो डाल दिया जाता था फिर से उस गड्ढे में, तब निकाला जाता था। तो इस प्रकार से ये आश्रित घटनाएं को बतलाता है। यहाँ पे देखिए निश्चित घटना 1, असंभव घटनाएं 0 है। इस चीज़ को आप बारीकी से आप एक बार देख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक ना। कहता है किसी घटना की घटने की प्रायिकता का अनुपात रेशियो को अंश या प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए एक सिक्के के उछाल में उसके चित गिरने की संभावना जो होता है वो क्या होता है, चित गिरने की संभावना 1/2 या 0.5 इसको कह सकते हैं। यानी कि 2 संभावना उसके पास होता है तो 2 लिखेंगे। ये आवश्यक जो ये संभावित संभावना जो है, रियल संभावना जो आएगा वो 1 आएगा, और ये टोटल उसके पास संभावना कितना, 2 आने का संभावना, तो 1/2 हो जाता है। उसी को डिवाइड करेंगे तो 0.5 हो जाता है। तो ये होता है। अब आइए अर्थ एवं परिभाषा के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। प्रायिकता सिद्धांत के विकास का एक प्रमुख कारण जीवन के लागत प्रत्येक पहलू में दैव तत्व की उपस्थिति रहना है। एक स्थिति दैव होती है यदि उसके परिणाम अवसर पर निर्भर करते हैं। सभी संबंध परिणाम पूर्व ही ज्ञात हो जाते हैं, परंतु किसी प्रयोग में एक घटना का क्या परिणाम होगा पूर्व निर्धारित न किया जा सकता हो। फिर भी कुछ नियमितता पाई जाती है जिससे प्रत्येक संभव परिणाम को प्रायिकता अंश किया जा सकता है। देव तत्व की उपस्थिति का सरलतम उदाहरण एक सिक्के के उछालने से पर्याप्त परिणामों का दिया जा सकता है। यद्यपि एक संभव परिणाम ज्ञात होते हैं कि एक सिक्के के उछाल पर वह या तो चित गिरेगा या तो पट गिरेगा, परंतु एक उछाल में वह चित गिरेगा या पट गिरेगा यह केवल अवसर या कारक ही निर्धारित करते हैं। यहाँ पर कोई भी निर्धारणात्मक नियमितता नहीं है। इसी प्रकार एक पासे को फेंकने पर हम यह पूर्व निर्धारित नहीं कर सकते कि पासे की कौन सा साइड ऊपर आएगा, यद्यपि सभी संभावित परिणाम पूर्व ज्ञात होते हैं। दैव तत्व इतने व्यापक एवं विस्तृत क्षेत्र में विद्यमान होते हैं कि सामाजिक एवं प्राकृतिक विज्ञानों के विद्यार्थियों को प्रायिकता सिद्धांत का ज्ञान आवश्यक हो जाता है। सांख्यिकी में प्रायिकता का विशेष महत्व है क्योंकि अनेक सिद्धांत एवं रीतियाँ इसी विचार पर आधारित है। वास्तव में प्रायिकता हमारे जीवन में विशेष महत्व रखती है तथा इसका प्रयोग दिन प्रतिदिन की बोलचाल में होता है। हम प्रायः इस प्रकार के कथन सुनते रहते हैं। अच्छा हो कि तुम छाता ले लो क्योंकि पानी बरसने की संभावना है। इच्छा हो तो कि तुम छाता ले लो क्योंकि पानी बरसने की संभावना है। अमुक व्यक्ति के जीतने की संभावना काफ़ी कम है। उस व्यक्ति के परीक्षा में पास होने की संभावना 50-50 है। आदि तरह के इसमें अनुमान लगाए जाते हैं। आइए इसके कुछ परिभाषाओं को हम जान लेते हैं। तो इमाइल बोरेल के अनुसार इन्होंने प्रायिकता सिद्धांत केवल अपने जन्मदाताओं, ताश खेलने वालों, किसमें देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, इन्होंने बतलाए कि प्रायिकता सिद्धांत केवल अपने जन्मदाताओं, ताश खेलने वालों व पासा फेंकने वालों के लिए ही रुचि का विषय नहीं रहा, अपितु उन सभी कार्यशैली व्यक्तियों, उद्योगों के अध्यक्षों अथवा सेनाध्यक्षों के लिए महत्वपूर्ण है जिनकी सफलता उचित निर्णय पर आश्रित होता है। चलिए उसी तरह लाप्लास के अनुसार संभावना या प्रायिकता अनुकूल घटनाओं का समान संभावनाओं वाली समस्त घटनाओं के साथ अनुपात है। वहीं
क्रोनर का कहना है कि प्रायिकता या संभावना अनिश्चित घटनाओं के बारे में मस्तिष्क की एक स्थिति है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रायिकता से आशय है परिभाषा के अध्ययन से के बाद यह पता चलता है कि यदि कोई एक समान तरीके की घटने वाली घटनाएं घटित हो सकती है तो उनमें से किसी एक घटना की घटित होने की प्रायिकता अथवा संभावना अनुकूल परिस्थितियों की संख्या का समस्त संभव परिस्थितियों के अनुमान से है। आइए इसको कुछ सूत्र के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। तो इसका पहला सूत्र है घटना के घटित होने की प्रायिकता। घटित होने की प्रायिकता यानी कि अनुकूलतम परिस्थितियों की संख्या, मतलब अनुकूल जो घटित होगा, जो रियल में घटित होगा वो अनुकूल जो होगा उसको घटित होने की संख्या बटे समस्त संभावित परिस्थितियों की संबंध, मतलब कितनी परिस्थितियां बन सकती है घटना घटने की, से भाग दिया जाता है। जैसे कि हम 52 पत्ते लेते हैं तो 52 पत्ते में ये लाल पान का एक का आने की संभावना क्या है, तब लाल पान का एक का कितने पत्ते होते हैं, एक पत्ते होते हैं। एक बटे समस्त संभावित परिस्थितियां, एक का आने का क्या है 52 पत्ता है तो 52 से हो सकता है, ठीक ना। तो इस प्रकार से ये पहला सूत्र था। दूसरा था घटना के घटित ना होने की प्रायिकता। कौन सी घटना नहीं घट सकती, यानी कि प्रतिकूल परिस्थितियों की संख्या। वहाँ अनुकूल था, यहाँ प्रतिकूल, और उसके बाद नीचे सेम होगा समस्त संभावित परिस्थितियों की संख्या। इसका गणितीय रूप आइए हम देख लेते हैं। तो इसमें गणितीय परिभाषा में कहा गया है, प्रायिकता की गणितीय परिभाषा के अंतर्गत कोई घटना m बार हो सकती है और n बार नहीं हो सकती है, सभी ढंग या तरीके समप्रायी है। तो घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या होगा, घटना के घटित होने की प्रायिकता m बटे m प्लस n होगा, और इसके घटित ना होने की संभावना n बटे m प्लस n होगा। ये घटित ना होने की और ये घटित होने की, ये घटित होने का और ये घटित ना होने की संभावना को बतलाता है। घटने की प्रायिकता इक्वल टू, यानी कि घटना घटित होने की प्रायिकता इक्वल टू क्या हो जाएगा, p इक्वल टू m बटे m प्लस n, और ना घटित होने का p को नहीं q से इसको डिनोट करिए, इसको यहाँ बस इसको q करिए, इसको p कर दीजिए। यहाँ इतना इक्वल टू, यहाँ m नहीं सॉरी, घटना नहीं घटित होने की संभावना q इक्वल टू हो जाएगा n बटे m प्लस n। यहाँ ध्यान दीजिएगा m घटना m बार हो सकती है, कोई भी घटना m बार हो सकती है और n बार नहीं हो सकती। कितने बार नहीं होगा ये चीज़ को बतलाता है। उसके बाद किसी भी घटना के घटित होने की स्थिति को सफलता कहलाती है और उसके लिए संकेताक्षर p प्रयोग में लाए जाते हैं। घटना की घटित ना होने को असफलता कहा जाता है और उसे q से डिनोट करते हैं। आइए इसका सूत्र देख लीजिए। घटना होने की प्रायिकता जो है, प्रायिकता प्लस घटना ना होने की प्रायिकता बराबर निश्चित हो जाता है। यहाँ इस फॉर्मूला पर ध्यान दीजिएगा, बराबर निश्चित, यानी कि निश्चित प्रायिकता निकालने के लिए हम क्या करेंगे, घटना घटने की प्रायिकता प्लस घटना ना घटने की प्रायिकता बराबर ये कर दें, यानी कि दोनों को कैलकुलेट कर देंगे, यानी कि p इक्वल टू क्यू कर देंगे। जो ऊपर देखें इक्वल टू क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, n, ये m प्लस n। देख लीजिए इस फार्मूला को आप गौर से, ठीक ना। ऊपर ये फार्मूला प्रयोग किए और इसको जो दोनों फार्मूला को जोड़ दिए तो हमको ये प्राप्त हो गया। अब इसको आपस में काट देंगे तो एक प्राप्त हो जाएगा, देख लीजिए एक हो जाता है। इस तरह p ज्ञात होने पर q तथा q ज्ञात होने पर p निम्न सूत्रों से निकाला जा सकता है, यानी कि p इक्वल टू 1 माइनस क्यू, और q निकालना है तो 1 माइनस p कर दीजिए, ये निकल के आ जाएगा। यहाँ देखिए p प्लस क्यू इक्वल टू 1 होता है। यहाँ अभी तो ऊपर हम पढ़ रहे थे, यहाँ देख लीजिए इतना इक्वल टू 1 हो रहा है, देखिए हो रहा है।
ये देख लीजिए, ये था इसका गणितीय परिभाषा। अब इसका कुछ सांख्यिकी परिभाषा भी हम देख लेते हैं। सांख्यिकी की दृष्टि से प्रायिकता की जो परिभाषा दी गई वह अनुभाविक या सापेक्ष आवृत्ति परिभाषा कही जाती है। यह तर्क नहीं वरना पिछले अनुभव व प्रयोग एवं वर्तमान परीक्षाओं पर आधारित होती है। यदि विगत जीवन समूह के आधार पर यह पाया जाता है कि 100 बच्चों के जन्म में से औसतन 60 लड़कियां होती है तथा इस आधार पर लड़कियों के जन्म की प्रायिकता 60/100 होगी। प्रसिद्ध सांख्यिकी शास्त्री कास्टन एवं काउंडे के शब्दों में परीक्षणों के अनंत क्रम में सफल परिणामों की सापेक्षिक आवृत्ति की सीमा प्रायिकता कहलाती है। ये था सांख्यिकी का लिए। आगे परिभाषा कैने और कीपिंग द्वारा भी दिया गया है, इस चीज़ को आप देख लीजिएगा। सांख्यिकी से संबंधित इन्होंने परिभाषा दिया था। तो उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं कि सांख्यिकी में देखिए, माना कि 100 बार एक सिक्के को उछालने या परीक्षण करने में 55 चीते आता है और चीत के सापेक्ष आवृत्ति 55/100 हो जाएगा, इक्वल टू इतना प्राप्त होगा। यदि 100 बार उछालने पर यह संख्या 40 है तो क्या होगा, 40/100 यानी कि इतना प्राप्त हो जाए। तो कुल 200 परीक्षणों में से इतना प्लस इतना हो जाएगा, इतना प्राप्त हो जाएगा। इस परीक्षण की संख्या बढ़ाए जाने पर सापेक्ष आवृत्ति में स्थिरता आती जाएगी और अनंत संख्या होने पर यह R/N यानी कि 0.5 हो जाएगा। यही सापेक्ष आवृत्ति की सीमा है और सांख्यिकी प्रायिकता कहलाती है। तो आइए जानते हैं ये गणितीय परिभाषा की लिमिटेशन क्या है और सांख्यिकी परिभाषा की लिमिटेशन को भी हम जान लेते हैं। तो यहाँ इसकी लिमिटेशन हम देख लेते हैं। पहले गणितीय परिभाषा की लिमिटेशन। गणितीय परिभाषा का लिमिटेशन, पहला लिमिटेशन है कि समप्रायिक, यह स्पष्ट है। समप्रायिक का आशय है कि समान संभावना वाली घटनाएं जो है वह यह स्पष्ट है। इसमें क्या है कि पहला है कि ये जो घटना घटित होगा वह यह स्पष्ट, जो संभावना है वह यह स्पष्ट है। इस परिभाषा में वही सब प्रयोग में लाया गया है जिसका परिभाषा दी जा रही है। अतः यह परिभाषा चक्रीय तर्क पर आधारित है। इसका दूसरा लिमिटेशन है कि घटनाएं समसंभावी नहीं होते। जैसे यदि सिक्के के एक पहलू में कोई धातु का टुकड़ा लगाकर फेंका जाए या धरातल के एक पहलू में धातु लगाकर फेंके तो सभी परिणाम समान प्रायिकता वाले नहीं होंगे। तीसरा है, यदि घटना के परिणाम अपरिमित और अनिश्चित हो तो उनकी जो होगी वह गणना करना संभव नहीं हो पाता है। चौथा इसका है, सांख्यिकी विज्ञान के अंतर्गत केवल तर्क पर आधारित प्रायिकता की धारणा का बहुत कम प्रयोग किया जाता है। सांख्यिकी क्षेत्र में प्रयोग बिना अवलोकन, प्रयोग तथा निरीक्षण किए नहीं होता है। उसके बाद आइए देखते हैं, ये 4 इसकी लिमिटेशन है। उसके बाद कुछ लिमिटेशन सांख्यिकी परिभाषा का भी है। ये सांख्यिकी परिभाषा जो हमने पढ़ा उसका भी इसके लिमिटेशन है। इस परिभाषा में यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि परीक्षणों की परिस्थितियां आवश्यक रूप से समान रहती है अथवा नहीं। परिस्थितियां निरंतर वैज्ञानिक शोध के परिणाम स्वरूप बदलती रहती है। तो इसका दूसरी समस्या है कि समस्त परीक्षणों की अनंत संख्या वास्तव में एक सैद्धांतिक एवं यह व्यवहारिक माना जाता है। इसका तीसरा लिमिटेशन है कि प्रायिकता, सांख्यिकी प्रायिकता की माप बिल्कुल शुद्ध नहीं हो पाती। अनुभव और प्रयोग पर आधारित होने के कारण यह अनुमानतः ही सही होता है। मूलतः यह परिभाषा गणितीय परिभाषा का ही संशोधित स्वरूप है, फिर भी व्यवहार में इसका प्रयोग अधिकांश किया जाता है। आइए हम एक एग्जाम्पल के स्वरूप में हम
आपको बतलाते हैं ये करके कि मान लीजिए एक एग्जांपल ले लीजिए, प्रायिकता प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका। पहला एग्जांपल हम लेते हैं, पहला एग्जांपल यहाँ से शुरू करिए। EX हम लेते हैं कि 52 पत्तों की ताश की एक गड्डी में से, 52 पत्ते की एक ताश की गड्डी है, उसमें से एक बादशाह निकालने की प्रायिकता क्या है। बादशाह निकालने की प्रायिकता क्या है, प्रश्न है आपके पास। तो इसे कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए कि टोटल नंबर ऑफ केस क्या होता है, जो गड्डी ताश की गड्डी होती है उसमें नंबर ऑफ आइटम कितना होता है, 52 पत्ता है, 52 पत्ते होते हैं ताश की गड्डी में। अब कहते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल केस इक्वल टू नंबर ऑफ किंग्स इन ए पैक ऑफ कार्ड्स। तो एक कार्ड्स में, एक गड्डी में कितने बादशाह हैं, ये बादशाह कितने होते हैं, 4 होते हैं। कितने, 4 होते हैं। तो अब बताइए कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 4, एक बादशाह निकाल रहे हैं, यानी कि 52 में से एक बादशाह निकाल रहे हैं, लेकिन बादशाह 4 हैं यहाँ। एक बादशाह निकलने की संभावना बताते हैं, तब कोई भी चारों बादशाह में से कोई भी एक निकल सकता है। लाल पान का हो सकता है, काला पान का हो सकता है, आप ये दूसरे चिड़िया पत्ते का हो। तो इस प्रकार से कोई भी बादशाह निकल सकता है। तो 4/52। अब इसको काट दीजिए 4 से, तो 1/13 हो जाता है। तो इस प्रकार से 1/13 निकल के आ जाता है। अब मान लीजिए एक एग्जाम्पल और ले लीजिए, एग्जाम्पल नंबर 2 देख लीजिए कि मान लीजिए एक थैले में 2 नीली गेंद रखा हुआ है, 2 है कितना, ब्लू बॉल, 3 सफ़ेद है, 3 वाइट है, वाइट गेंद रखी हुई। अब किसी व्यक्ति को या किसी अंधे व्यक्ति को निकालने के कहिए कि अगर कोई निकालता है तो एक बार में एक नीली गेंद खींचने की क्या प्रायिकता होगी। नीली गेंद खींचने का क्या प्रायिकता होगी, तो ये देखिए ब्लू बॉल जो है निकालने का, ब्लू बॉल कितना है, 2 है। तो एक निकालने की प्रायिकता इसका क्या होगा, 2। लेकिन थैले में कितना, टोटल थैले में बैग में कितना बॉल है, 2 + 3 = 2/5 आ जाएगा इसका आंसर। हाँ, लेकिन आप एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा कि इसका आंसर जब भी आता है तो 0 और 1 के बीच में आता है। इसका आंसर जब भी आएगा, कि कब भी आएगा, देखिए 2 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0.4। ध्यान दीजिएगा, प्रोबेबिलिटी का वैल्यू जब भी आएगा आपका मिनिमम आएगा 0 और मैक्सिमम आएगा 1, यानी कि ये दोनों के बीच ही इसका आंसर आता है। इसका उत्तर जो है वह इसी के बीच में आएगा, 0 और 1 के बीच में। तो ध्यान दीजिए। तो आज हम इस थ्योरी पोर्शन को जान गए। अब हम इसे एग्जाम्पल 1-2 और कुछ देख लेंगे, उसके बाद हम ये प्रायिकता का प्रमेय के बारे में, यानी कि प्रोबेबिलिटी थ्योरम्स के बारे में जानने का प्रयोग करेंगे, जिसमें योग प्रमेय और आपका मल्टीपल यानी कि गुणन प्रमेय के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। अगला है शर्तपूर्ण प्रायिकताओं का प्रमेय। ये सब चीज़ को आगे क्लास में हम पढ़ेंगे। तो आज इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आप एक एक लाइन को बढ़िया से देखिए और सुनिए, आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगी और एग्ज़ाम्स में आपको ये यूजफुल होगा। तो थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।